हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सीरीज़ के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 और मृत्यु 19 मई 1979। तो हम लोग जल्दी इनके द्वारा लिखित जो सीरीज़ का फूल है उस पाठ को संक्षेप में हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज़ का फूल निबंध के जो रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस पाठ में सीरीज़ के फूल की विशेषताओं के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा जीने की चाह, जिजीविषा मतलब होता है जीने की चाह, कहेंगे तो मैं लिख दूंगा यहाँ जिजीविषा मतलब जीने की चाह। लोगों की जीने की चाह कितनी है, कितनी बढ़ गई है, इसको सीरीज़ के फूल के माध्यम से बताने का प्रयास इन्होंने किया है। धैर्यशीलता, कर्तव्यशील बने रहने को मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित किया है। सीरीज़ के पेड़ और उसके फूल। सीरीज़ के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। प्रचंड गर्मी, लू और आंधी के बीच पेड़ पर फूल खिलकर अपना कोमल सौंदर्य बिखेरते हैं। सीरीज़ का फूल बसंत के आगमन के साथ ही खिलता है और अवधूत की तरह आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। कभी कभी भरे भादों में भी खिला रहता है। यह प्रचंड गर्मी और लू के कारण प्राण व्याकुल रहते हैं। गर्मी में सब लोग तड़पते रहते हैं। मनुष्य जो पानी पीते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, पंखा के सामने बैठे हैं, उसके बाद भी गर्मी से व्याकुल रहते हैं। उस विषम परिस्थिति में बाकी पेड़ पौधे के भी पत्ते झड़ जाते हैं, सूखे सूखे से हो जाते हैं। उस विषम परिस्थिति में भी यह फूल कालजयी मतलब मौत पर विजय प्राप्त करने वाला। कालजयी यहाँ पर है कालजयी शब्द। कालजयी मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना, काल पर विजय प्राप्त कर लेना। अवधूत मतलब सन्यासी की भांति मनुष्य को अजेय का मंत्र देता है। सीरीज़ की डाल यद्यपि कमजोर होती है, लेकिन इस पर भी झूला डाला जा सकता है, क्योंकि झूलने वालियों मतलब से तात्पर्य है कि झूला तो औरतें ही झूलती हैं। तो जब औरतें झूला झूलती है तो औरतों का वजन तो कम होता है पुरुष की तुलना में, तो वो तो झूल ही सकती है। लेकिन इसको कालिदास जी ने इतना कोमल वर्णन कर दिया है कि इस पर झूला झूलने का वर्णन ही नहीं है। द्विवेदी जी कह रहे हैं वजन बहुत अधिक नहीं होता। यह अलग बात है कि पुराने कवि सघन छायादार वृक्षों की छाया में, जो पुराने कवि थे वो घने और छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाने के पक्ष में रहे हैं। संस्कृत साहित्य में सीरीज़ की क्या स्थिति है, कालिदास जी ने इसमें बताया है, कैसे वर्णन किया है सीरीज़ के फूल को। संस्कृत साहित्य में सीरीज़ का फूल बहुत कोमल माना गया है, अत्यंत कोमल वर्णन किया है कालिदास जी ने। कालिदास जी को कुछ ज़्यादा ही लगाव था सीरीज़ के फूल से। कालिदास ने कहा है कि यह केवल भंवरों के कोमल पदों का भार सहन कर सकता है। इतना कोमल होता है कि केवल भंवरों के पदचाप को, देखिए यहाँ भंवरा सीरीज़ के फूल पर बैठा हुआ है, केवल उसी के पदचाप का सहन कर सकता है, चिड़िया या अन्य किसी का नहीं। लेकिन इसके फल इतने मजबूत होते हैं, जितना ही कोमल इसका फूल होता है फल उतने मजबूत होते हैं। नए फूलों के निकल आने पर भी वृक्ष पर उस समय तक लगे रहते हैं जब तक नए पत्ते फूल उन्हें गिरा नहीं देते। नया फल लग करके और पत्ते उनको गिराते नहीं हैं तब तक पुराने फूल हटना नहीं चाहते हैं। इसके माध्यम से नए लोगों पर, नए नेताओं पर व्यंग करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि समय रहते अपना स्थान खाली कर देना चाहिए, नए को चांस देना चाहिए। लेकिन नहीं, समय रहते चेतना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज़ के माध्यम से, सीरीज़ के फल के माध्यम से जो नए फल लगने लगते हैं तब तक पुराना डटा रहता है। जब नया फल धक्के मार के हटाता है तब वो छोड़ता है। उसी तरह से नेता लोग जो हैं, पुराने नेता अपना स्थान खाली नहीं करते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े भी चाहते हैं कि हम शासन करते रहें। उन्हीं पर व्यंग करते हुए बता रहे हैं। ये फल उन नेताओं की तरह है जो जमाने का रुख नहीं पहचान सके कर जमे रहते हैं, रहने का प्रयास करते हैं, टिके रहने का प्रयास करते हैं,
जब तक नेता उन्हें धक्का मार करके, नए नेता उन्हें धक्का मार करके नहीं निकाल देते, तब तक वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस सीरीज के माध्यम से द्विवेदी जी बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में संघर्ष, वही फल के माध्यम से नया फल आ गया, नए फूल लग गए, नए पत्ते आ गए, लेकिन पुराना छोड़ नहीं रहा है। लेखक सोचते हैं कि पुरानी पीढ़ी अपनी अधिकार लिप्सा के प्रति पहले ही सावधान क्यों नहीं हो जाती, जबकि उन्हें ज्ञात है कि जरा और मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, यहाँ देखिए जरा है, जरा शब्द, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बता दे रहा हूँ तो भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। बुढ़ापा और मृत्यु, मौत जगत के सत्य हैं। बूढ़ा होना और मृत्यु को प्राप्त करना सत्य है। गौतम बुद्ध भी देखे थे कि कैसे बुढ़ापा, एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक मृत व्यक्ति को देखे, ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने घर छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। तुलसी धरा का प्रमाण यही, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। सीरीज के फूल खिलते ही यह क्यों नहीं समझ जाते कि झरना निश्चित है। लेखक का मानना है कि हिलते डुलते रहेंगे, जब गतिशील रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, स्थान बदलते रहेंगे, तो आगे की ओर देखते रहने से महाकाल के जो कोड़े की मार है, जो मृत्यु से थोड़ी देर के लिए बच भी सकते हैं, लेकिन मृत्यु के भय से, मृत्यु के डर से अगर एक जगह जमे रहेंगे तो मौत से बच नहीं सकते। जमे रहने से मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सीरीज को लेखक एक अद्भुत अवधूत माना है। सीरीज के फूल को, सीरीज के वृक्ष को लेखक एक अद्भुत अवधूत माने सन्यासी माना है उन्होंने। वह किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता। जब भी भीषण गर्मी पड़ती है, सीरीज के फूल इतने कोमल और नरम होते हैं, रेशेदार होते हैं। देखिए ये इधर खिला हुआ है सीरीज का फूल, ये रेशेदार, और गर्मी की प्रचंड गर्मी अभी शुरू हो गया होगा खिलना, अभी से लेकर के और बरसात आने तक, जब गर्मी में धरती से आग फेंकता है, ऐसा निकलता है जैसे आग बरसा रही हो धरती, उस विषम परिस्थिति में भी यह कोमल नरम खिला खिला फूल रहता है, अकेला। उस समय भी वह कहीं से जीवन रस प्राप्त कर मस्त रहता है। वनस्पति शास्त्री के कह रहे कि मैं एक वनस्पति शास्त्री से भी पूछा था, जो बॉटनी पढ़ाते हैं, बॉटनी के विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने बताया कि ये वायुमंडल से रस खींचता है। सीरीज की भांति मस्त और बेपरवाह, ठीक है, मस्त रहने वाले, बेपरवाह मतलब निश्चिंत व्यक्ति के साथ साथ सरस और मादक थे। कालिदास भी ऐसे ही थे, तभी मेघदूत की रचना कर पाए। जब तक व्यक्ति बेपरवाह नहीं हुआ, निश्चिंत नहीं हुआ व्यक्ति, तब तक रचना नहीं कर सकता। फक्कड़ होना जरूरी है। फक्कड़ मतलब बेपरवाह और निश्चिंत होना। जब व्यक्ति निश्चिंत होगा, फक्कड़ स्वभाव का होगा, स्वार्थपरता का त्याग कर देगा, तभी वो अच्छा कवि हो सकता है। उसी तरह से कालिदास जी भी थे, कबीरदास जी भी थे। फक्कड़ बनने की आवश्यकता है। कालिदास अनासक्त योगी थे। अनासक्त योगी से तात्पर्य है विषय भोगयुक्त, विषय वासनाओं से मुक्त होना। आसक्त मतलब विषय वासनाओं से मुक्त होना। स्थिर प्रज्ञता, अविचलित, स्थिर प्रज्ञता मतलब अविचलित बुद्धि की व्यवस्था, अविचलित बुद्धि जो स्थिर रहे। प्रज्ञता मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान मतलब जो स्थिर रहे, ज्ञान, उसको स्थिर प्रज्ञता बोलते हैं। चंचल नहीं, कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है। और विदग्ध प्रेमी, अच्छी तरह से तपा हुआ प्रेमी, जो प्रेम के मर्म को जानता हो, ऐसा हृदय पा चुके थे कालिदास जी, क्योंकि उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने उन्हें तिरस्कृत किया था। उसी तरह तुलसीदास जी को भी तिरस्कृत की थी उनकी पत्नी, तब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। चूंकि शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली हुई थी, इसलिए उनकी सुंदरता का अत्यंत वर्णन कालिदास जी ने किया है। दुष्यंत भी अच्छे खासे प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला को एक चित्र बनाया, लेकिन सीरीज के फूल उनके कानों में और उनके गालों पर जो लटक रहा था, कानों में लगा हुआ, वो भूल गए थे बनाना। और बार बार याद कर रहे हैं कि कौन सा क्या, कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है, और ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। उसी तरह से मृणाल कोमल हार, और मृणाल होता है कमल, कमल के हार जो गले में पहनी थी, उसको भी वो भूल गए थे बनाना, दुष्यंत जब बना रहे थे। ठीक है, तो ऐसे वो बार बार मिटाने की कोशिश कर रहे थे। आंतरिक सौंदर्य का प्रभाव, कालिदास
सौंदर्य के बाह्य आवरण के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य, अंदर की सुंदरता, हृदय की सुंदरता के बहुत बड़े पारखी थे। पहुंचने की, समझने की क्षमता थी उनके अंदर। वे महान थे क्योंकि वे अनासक्त थे। अनासक्त जो मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, आसक्तिहीन। सुमित्रानंदन पंत और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसी कोटि के हैं। लेखक के अनुसार फूल हो अथवा पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठा हुआ एक संकेत है, इंडिकेटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और पंत जी भी हैं और फूल है। लेखक पर शिरीष का प्रभाव, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर शिरीष के फूल का कुछ विशेष ही प्रभाव था। शिरीष का वृक्ष लेखक पर अवधूत की तरह प्रभाव डालकर उनके मन में ऐसी तरंगे उत्पन्न कर देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। वह धूप, वर्षा, आंधी, लू में भी सरस बना रहता है। लेखक प्रश्न करता है कि क्या यह शिरीष हमारे देश की मार काट, अग्निदाह, लूटपाट आदि में भी स्थिर रह सकता है? अर्थात इस तरह की प्राकृतिक विषमता में तो वो खिला रहता है, क्या ये जो समाज में विषमताएं दिख रही है, लूटपाट, खसोट, ये इस तरह के जो अत्याचार लोगों पर हो रहे हैं, क्या उस स्थिति में भी स्थिर रह सकता है? ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी स्थिर रह सके थे। इस विषम परिस्थिति में जब अंग्रेजों का शासन था, देश में अस्थिरता थी, तमाम परेशानियां, अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उस विषम परिस्थिति में भी सत्य और अहिंसा का पालन गांधी जी ने किया था। उस तरह का देखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल में। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी स्थिर रह चुके थे। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर है, जितना ही फूल उसका कोमल है, उसके फूल जितने कोमल हैं उतने ही उसके फल कठोर। ठीक है, जितना कोमल उसका फूल है उतना ही कठोर उसके फल। महात्मा गांधी भी वायुमंडल से रस खींच करके इतना ही कोमल और कठोर बने रहे। कोमलता थी उनके सत्य अहिंसा का पालन करना, कठोरता थी कि आज़ादी दिला करके रहेंगे, अंग्रेजों को भगा करके रहेंगे। दोनों शिरीष के जो गुण थे वो महात्मा गांधी में उन्होंने देखा था। लेखक जब जब शिरीष को देखता है तो उनके हृदय में हुक उठती है, ऐसी आवाज़ उठती है उनके हृदय में कि वह अवधूत कहाँ रह गया, कहाँ चला गया। अवधूत बने सन्यासी, महात्मा गांधी कहाँ चले गए। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को? इसका जो भी ये PDF है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, और इसके आगे आप लोग वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, किस पाठ पर चाहते हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, उस पर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।